नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। हाल ही में जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल जो लॉ है उसको लेकर अभी नोटिफिकेशंस इशू की हैं। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इन लोगों को अब डोमिसाइल जो है वो इशू होगा। जिस प्रकार से पहले PRC होता था, अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू होंगे। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर श्रेया बख्शी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर है हिमाचल प्रदेश के। आज ये ख़ास हमारे साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल आज आप देख रहे होंगे एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। डोमिसाइल्स को लेके जो है अलग अलग लेवल पे चर्चा हो रही है। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पे अलग तरीके से बयान दे रही है। कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ जो है उनका अलग इस पे रुख है और जम्मू की पार्टीज़ जो हैं वो इस पे अलग बात करती हैं। डॉक्टर श्रेया, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो आज हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा कि जो डोमिसाइल्स को लेके हाल ही में जो नोटिफिकेशंस आई हैं, क्या देखती हैं आप, किस प्रकार से आप खुद जम्मू कश्मीर से हैं मगर आपकी जो सर्विसेज हैं अभी हिमाचल प्रदेश के लिए चल रही हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर की बेटियों की तरफ से हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर और हमारे जम्मू कश्मीर के LG का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई सालों से, कई दशकों से मैं कहना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर की बेटियों का जो मानव और लीगल अधिकार थे, ह्यूमन राइट्स और लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा था। लेकिन अब जब हाल ही में डोमिसाइल रूल जम्मू कश्मीर के अंदर आया है तो आई एम होपिंग कि अब नाउ द डॉटर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी ट्रीटेड एट पार विद द सन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो आपने अभी हाल ही में देखा डोमिसाइल्स को लेकर काफ़ी गहमा गहमी थी, बहुत सारी पार्टीज जो थी इसके खिलाफ थी। हाल ही में आपने देखा होगा जो अगस्त में रेवोकेशन ऑफ द आर्टिकल जो हुआ था 35A को लेकर, उसके बाद धारा 370 को लेकर वो ऑलरेडी गतिविधियां वो चल रही थी। उसके बाद लोगों को यहाँ पर शंका थी कि अब क्या होगा, स्टेट चली गई, यूनियन टेरिटरी आ गई, अब लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को लेके जिस प्रकार की आशंकाएं थी उस पर थोड़ा सा फोकस करें कि 70 साल का एक स्ट्रगल एक अलग तबके के लिए जो लोग इतनी मात्रा में यहाँ पर रह रहे हैं, दूसरा जो लोग यहाँ पे बात करते थे कि ये चीज़ें हटनी नहीं चाहिए। देखिए, हम सब रोज़ अखबारों में भी पढ़ रहे हैं और मीडिया में भी आप रोज़ बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसी कई सारी सेक्शंस थी। जैसे मैं नाम लूँ तो वाल्मीकि सेक्शन, गोरखा कम्युनिटी और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ और जम्मू कश्मीर के POJK के डिस्प्लेस्ड पर्सन्स जो जम्मू कश्मीर के बाहर सेटल्ड हैं और कश्मीरी माइग्रेंट्स जो जम्मू कश्मीर से बाहर सेटल्ड हैं, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो बेटियां जो जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती थी, इन सब कैटेगरीज के लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर PRC इशू नहीं होता था। और PRC इशू नहीं होने की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी स्कीम्स और जितनी भी, जैसे आपने बात की प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी ओन करना, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना या ओन करना या वोट डालना या इस तरह के सारे अधिकार इन सब तबकों के लोगों को नहीं थे जम्मू कश्मीर में। तो जैसे कि आपने कहा कि 35A बिल्कुल रिपील हो गया, हट गया, या 370 में संशोधन हुआ या उसको निष्प्रभाव कर दिया गया, तो ये एक बहुत ही एक वेलकमिंग स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का, क्योंकि अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर एक एक्सक्लूजन की अप्रोच चलती रही। हमारी जितनी भी तत्कालीन सरकारें रही, उन्होंने हमारे इन सब कैटेगरीज के लोगों को, चाहे वो वाल्मीकि थे, गोरखास थे, जम्मू कश्मीर की बेटियां थी, POJK के बाहर रहने वाले लोग थे, वेस्ट पाक के लोग थे, इन सब को स्टेट से एक्सक्लूड करने का एक रास्ता ढूंढते रहे कि किस तरह से इनको स्टेट से एक्सक्लूड किया जाए। लेकिन अब जब डोमिसाइल रूल आया है, या अगस्त में 2019 के अंदर ये जो 370 और 35A के साथ हुआ, तो इसके बाद अब हमारे सेंटर की इंक्लूसिव अप्रोच सामने दिख के आती है, जिसमें ये सब जो मार्जिनलाइज सेक्शन थी या वो सेक्शन जिनको हम कहें कि जो पेरिफेरीज में हमने धकेल दी थी, उनको वापस एक बार मेन स्ट्रीम में लाने का एक प्रयास इस डोमिसाइल लॉ के तहत हो रहा है। तो जो 70 साल की पॉलिटिक्स थी वो आपने देखा पिछले 2 साल में ही बिल्कुल बदल गई जी। 70 साल से हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय हम कहेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अन्याय ही होगा जी।
इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन जो है, जो यहाँ पर माइग्रेंट्स के रूप में रह रही थी, गोरखास थे हमारे, जो 100 साल से भी पहले के यहाँ पर आके बसे हुए हैं, जब उनके बच्चों को वो हक नहीं मिलेगा, जो यहाँ की बेटियों को वो हक जो छीना जाएगा, तो उसके लिए आप सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको मानते हैं? यहाँ की पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जिनको हमेशा से लोगों को उन्होंने गुमराह किया कि ये चीज़ें अगर आप ऐसा होगा तो आपके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। जी देखिए, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स रहे, उन्होंने, हम माने या ना माने, एक वेस्टेड इंटरेस्ट की या अपीजमेंट पॉलिटिक्स हमारे स्टेट के अंदर चलती रही, जिसके चलते जो पावर में जो लोग रहे, जो पार्टीज रही, उन्होंने हमेशा चीज़ों को अपने सहूलियत के अनुसार इंटरप्रेट किया है। अगर आपने जम्मू कश्मीर की बेटियों की बात की है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, ये पॉइंट भी सामने रखती हूँ कि आज जहाँ पर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जहाँ पर हम विमेन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, और उन सब चीज़ों के चलते हुए जहाँ पे हम एक डेकेड ऑफ इंटरनेशनल डिकेड्स फॉर विमेन मनाते हैं, इंटरनेशनल ईयर फॉर विमेन मनाते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर पीआरसी के चलते कहीं ना कहीं हमारे जो स्टेट है वो खुद इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, जो बेटा और बेटी के बीच में अंतर करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। अब आप देखें कि अगर जम्मू कश्मीर का कोई बेटा इस अगस्त से पहले, 2019 अगस्त से पहले, अगर जम्मू कश्मीर का बेटा जम्मू कश्मीर तो क्या, देश के भी बाहर किसी महिला से शादी करता था, तो उसकी बीवी को और उनके बच्चों को जम्मू कश्मीर के अंदर सभी अधिकार दे दिए जाते थे, यानी कि पीआरसी दे दिया जाता था। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बेटी स्टेट के बाहर शादी करती थी, अगर लखनपुर के बॉर्डर के पार, हिमाचल हमसे सटा हुआ है और पंजाब, या कहीं पे भी अन्य राज्य में शादी करती थी, तो उससे हम उसके सारे अधिकार छीन लेते थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इट इज़ अ कम्प्लीटली वायलेशन ऑफ fundamental right, rights like Article 14, wherein we say that there will be no discrimination on the basis of caste, color, creed and sex, Article 14, 15, 16, Article 19 जहाँ पे हम freedom की बात करते हैं, Article 21 जहाँ पे हम right to life and personal liberty की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बेटियों को वो liberty नहीं दे रहे थे कि वो अपने पार्टनर को, यानी कि मैरिज तो सबका पर्सनल डिसीजन होता है, लेकिन हम यहाँ की बेटियों को वो अधिकार नहीं दे रहे थे कि वो अपना पार्टनर खुद चूज करें। हमने उनकी चॉइस को ज्योग्राफी में बांध दिया था कि उनको यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि लखनपुर से लेके और श्रीनगर के बीच में अपना पार्टनर चूज करना है, या लद्दाख तक। तो डर किसको था? अब मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत सारे चीज़ों में उलझी रहती है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक अपीजमेंट की एक पॉलिटिक्स हमारे स्टेट के अंदर चलती है। डर तो किसको था ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कि ज़्यादातर जब भी इस तरह का बिल, जिसको हम डिस्क्वालिफिकेशन बिल कहते हैं, पीआरसी डिस्क्वालिफिकेशन बिल, वो हमारी असेंबली के अंदर हमेशा कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज ही इंट्रोड्यूस करती रही। फिर चाहे वो 2004 की बात हो या 2010 की बात हो। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ सामने आती है कि जब एनसी और पीडीपी, हम सब जानते हैं कि ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो जब एनसी पावर में होती है तो पीडीपी इसको इंट्रोड्यूस करती है, और जब पीडीपी पावर में होती है तो एनसी। यानी कि कुल मिला के देखें कि वो दो पार्टीज जो हर मुद्दे में एक दूसरे के ऑपोजिशन में खड़ी होती हैं, पीआरसी के मामले में वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती हैं। यानी कि उनका ये कॉमन एक रहता है एक इशू कि ये पीआरसी जो लागू होना चाहिए स्टेट के अंदर, और रहा स्टेट के अंदर। हम सब जानते हैं कि जब भी असेंबली की सेशंस होते हैं तो न्यूज़पेपर्स में आप लोग उसे कवर करते हैं और हम उसे पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये एक पॉलिटिक्स ही कह लीजिए कि जो स्टेट के अंदर चलता रहा। एंड अमिड्स ऑफ दिस पॉलिटिक्स जो विमेन है वो स्टेट की वो सफरर रही, और कैटेगोरिकली जो डॉटर्स जो स्टेट की हैं वो इसकी विक्टिम्स रही और सफरर्स रही। तो हम अपने व्यूवर्स को एक चीज़ ये भी बता दें कि अक्सर जो चर्चाएं होती हैं उस पर जो है तथ्यों पे बात नहीं होती है। कई लोग जो हैं वो बात ज़रूर करते हैं इस पर, मगर हम आपको ये बता दें कि जो डॉक्टर श्रेया है, इनसे हम इसलिए बात कर रहे हैं आज। इन्होंने स्पेसिफिकली पीएचडी अपनी जो की है वो भी इसी को रिलेटेड की है, एमफिल भी इन्होंने इसी सब्जेक्ट को, पीआरसीज़ को लेकर ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा थीसिस उसमें की थी, और जो अपना पीएचडी इन्होंने 2014 में कंप्लीट किया वो भी इसी इशू को लेकर थी। हम थोड़ा सा वो सफ़र जानना चाहेंगे कि आपको वो स्ट्राइक कब हुआ कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। जी 2002 एक बहुत ही लैंडमार्क ईयर है जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए, क्योंकि 2002 में हमारे जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, बहुत ही अहम फ़ैसला था। उसने कहा कि यदि जम्मू कश्मीर की बेटियां स्टेट से बाहर शादी करेंगी
तो जम्मू कश्मीर की बेटियों के स्टेट सब्जेक्ट पे वैलिड टिल मैरिज की स्टैंप नहीं लगेगी। यानी 2002 से पहले जब भी स्टेट सब्जेक्ट हम सबको इशू होता था बेटियों को, तो उनके ऊपर स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर एक स्टैंप लगती थी जिसमें लिखा होता था वैलिड टिल मैरिज, यानी कि वो स्टेट सब्जेक्ट सिर्फ शादी तक ही उसकी मान्यता रहेगी। जी जी। और शादी के बाद फिर महिला को फिर से अपने पति के नाम से एक बार फिर से स्टेट सब्जेक्ट बनाना होता था, यानी कि शादी से पहले पिता के नाम से बनेगा और शादी से पहले पति के नाम से बनेगा। 2002 में जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो ये जजमेंट आई और मेरे घर में इस तरह का माहौल था, हम चर्चा करते रहते थे। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि व्हाट इज दिस जजमेंट ऑल अबाउट, क्योंकि ग्रेजुएशन में ध्यान नहीं रहता है कि ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि किस तरह से महिलाओं के पीआरसी पे लिखा रहता है और अब नहीं लिखा जाएगा। तो मैंने भी अपना पीआरसी मांगा अपने मदर से और मैंने उसमें देखा तो उसमें वैलिड टिल मैरिज की स्टैंप लगी हुई थी। तो अब मेरे मन में ये प्रश्न आया कि क्या महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होगा, उन्हीं के पीआरसी पे ये स्टैंप क्यों होगी और पुरुषों के पीआरसी पे ऐसी स्टैंप क्यों नहीं होगी। क्योंकि एक तरफ मैंने आपको बताया जो 2000 की दशक शुरू हुई ये एरा ऑफ एम्पावरमेंट था। 2000 में हमने कई ज़्यादा चर्चाएं एम्पावरमेंट और इन सब इश्यूज़ पे, मैं अभी एक डिबेटर थी कॉलेज में, इस पे बहुत बातें करती थी। तो मुझे लगा कि एक तरफ तो हम एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण और इंक्लूजन की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम जम्मू कश्मीर के अंदर ही इतना ज़्यादा भेदभाव लड़कों के पीआरसी में और लड़कियों के पीआरसी में कर रहे हैं। तो मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई और मैंने एक बार फिर से अपना पीआरसी सरेंडर करके नया पीआरसी अपने पिताजी को कहा कि मुझे बनवाना है। उसके बाद जब मैं सोशियोलॉजी में आई तो मैंने ये विषय चुना अपना रिसर्च का एमए के बाद। तो उसमें जब आपके असेंबली में जब चर्चा होती है तो न्यूज़पेपर में आता रहता है और मैं न्यूज़पेपर की वो कटिंग्स रखती थी, 2004 की सब कटिंग्स मैंने रखी हुई थी, क्योंकि नेचुरली ग्रेजुएशन में हम कुछ तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं। तो जब मेरे को रिसर्च चुनने का मौका आया तो मैंने इसी विषय को रिसर्च के लिए चुना और फिर मैंने इसी पे क्योंकि 2010 में कुदरती दोबारा जब मैं रिसर्च कर रही थी तो ये मुद्दा फिर उठा असेंबली में। मैं कई बार उस चर्चा को मैंने लाइव भी देखा, सुना कि किस तरह से लोग जो है वो इस पॉइंट को पुट फॉरवर्ड करते हैं। और मुझे इस बात का थोड़ा दुख हुआ कि हमारे किसी भी राजनेता को महिला के साथ कोई गर्ज नहीं था। उनमें से बहुत सारे लोग इसे स्पेशल स्टेटस कह के सो कॉल्ड बचाना चाहते थे कि भाई इससे स्पेशल स्टेटस डाइल्यूट हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, जो मैं नहीं जानती कि कैसे स्पेशल था। और कुछ लोगों को लगता था कि ये 370 को कोई खतरा हो जाएगा, कुछ लोगों को लगता था कि ये जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को एक चैलेंज दे देगा अगर पीआरसी हट गया तो, और कुछ लोगों को लगता था कि ये एंटी डुगर है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके जो नुमाइंदे थे उनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे। और लेकिन मैंने इसे चुना और फिर मैंने इस पर रिसर्च की। फिर जब मेरा पीएचडी सामने आया तो मैंने इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते 335A पे अपनी रिसर्च की थी, पीएचडी की थी, जिसमें विमेन और रिलीजन और पॉलिटिक्स, ये 3 मेरे वेरिएबल्स थे। और इसके अंदर मैंने इस जजमेंट को जो 2002 में जस्टिस झांझी ने दी थी हाई कोर्ट के, उस जजमेंट को मैंने हाफ जजमेंट कहा, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की बेटियों को तो अधिकार हमने दे दिया, शादी के बाद भाई लड़की की जॉब रहेगी, लड़की अपना प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम एक पेट्रियार्कल सेटअप में रहते हैं, कहीं ना कहीं शादी के बाद जो बेटी है वो पति के घर रहती है। तो जब वो पति के घर रहती है और अगर आप उसके पति को कोई अधिकार जम्मू कश्मीर में नहीं दोगे और आप उस लड़की के बच्चों को कोई अधिकार जम्मू कश्मीर में नहीं दोगे, यानी कि पीआरसी नहीं दोगे, और नेचुरली जब पीआरसी नहीं होगा तो वो प्रोफेशनल एजुकेशन गेन नहीं कर सकेगा या वो किसी तरह का बैंक का लोन या किसी स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएगा। तो अल्टीमेटली ये एक लॉलीपॉप, जिसको मैंने कहा एक हाफ जजमेंट कहा कि जम्मू कश्मीर की बेटियों को ये हाफ डिसीजन दिया गया। और आई वेटेड कि अभी ऐसा दिन भी आएगा कि एक पूरा जस्टिस जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ होगा। अब जब ये डोमिसाइल 2020 आया है तो मुझे लग रहा है कि अब हम कह सकते हैं, ऐसे अक्सर कहते हैं कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, बट आई होप इस केस में हम ऐसा नहीं कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए, पर कम से कम आए तो सही। तो अभी जम्मू कश्मीर की बेटियों को इस डोमिसाइल लॉ के तहत सारे अधिकार मिलेंगे, उनके स्पाउस को, उनके बच्चों को मिलेंगे। ये एक बहुत ही एक वेलकमिंग स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जो 70 साल से जो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, बड़े बड़े लेवल पे जाके बात की जाती थी, जी हम वुमेन के लिए काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बेटियों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो खोखले दावे 70 साल से जो आपको लग रहा था कि ये सब खोखले दावे थे, ज़मीनी हकीकत पे कुछ और था, जो चीज़ उनको चाहिए थी वो चीज़ें तो उनको मिल नहीं रही थी। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपके सामने फैक्ट है कि कितने सालों से जो जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं वो सफ़र कर रही थी। बेटियों के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया वाल्मीकि समाज जो, और सियासत जो थी वो इसी पे होती थी, क्योंकि सेंट्रिक ज़्यादा यही सेंटर पॉइंट था। आप देखिए, अब जो पीओजेके के डिस्प्लेस पर्सन्स हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर सेटल्ड हैं,
हम ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि वो जम्मू कश्मीर के नहीं हैं। और आप सब जानते हैं कि जब लोग अपनी जगह से विस्थापित होते हैं तो वो मर्जी से नहीं होते। वो वॉर लाइक सिचुएशन थी जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया था। तो मेरी ग्रैंड मदर खुद हमें स्टोरी सुनाती थी कि किस तरह से उनको एयरलिफ्ट करके जम्मू में उतारा गया और फिर उनको नगरोटा कैंप में वो काफ़ी साल उन्होंने वहाँ गुजारे और फिर हमारे कई रिश्तेदार बाहर चले गए, कई यहीं सेटल हो गए। तो बहुत बड़ी कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में एक ट्रॉमेटिक चेंज लोगों की लाइफ में आ गया जो पुंछ, मीरपुर, मुजफ्फराबाद से डिस्प्लेस हुए और उनमें से कई सारे लोग जो थे वो स्टेट से बाहर सेटल हो गए। अब आप देखिए कि 70 सालों से हम उन लोगों को उनके राइट्स का से वंचित रखा, हमने उनके डिस्क्रिमिनेट किया, उनको पीआरसी नहीं दिया। उसी तरह से वाल्मीकि का केस है कि वो तो हमने यहाँ बुलाए थे किसी कारणवश जब हमारे यहाँ पे स्ट्राइक चल रही थी वाल्मीकि की, और यहाँ पे बुलाने के बाद जो उस समय के जो हमारे यहाँ पे थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, उन्होंने कहा कि आपको भाई सारी क्लॉजेज आपके फेवर में कर दी जाएंगी, रिलैक्स। लेकिन फिर उनको कहा कि आपको सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही नौकरी करनी है। ये बगल में उनके जम्मू के इन द हार्ट ऑफ द सिटी, वो गांधीनगर एरिया में रहते हैं, कुछ बस्ती यहाँ पे है। तो अब उनके बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, मैं बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में हूँ जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनको यहाँ पे जॉब करने का अधिकार नहीं है। उसी तरह से गोरखास, जिनको पहले हम उनके फोर फादर्स के पास पीआरसी थे, लेकिन जो प्रेजेंट जनरेशन है उनको हमने डिनाई कर दिया, ये कह के कि आप वोटर लिस्ट लाइए, उसमें अपना नाम लाइए और कई तरह की कंडीशंस रख दी। अब जो डोमिसाइल का तो वैसे अब नोटिफिकेशंस आ गया है, आने वाले दिनों में इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जी। अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है, कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टीज़ हैं वो अभी भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से अब उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है कि स्टेट्स उनकी जो है छीनी गई है, यूनियन टेरिटरी बन गई है, इसको लेकर भी उनको काफ़ी शंकाएं हैं। आपने ऑलरेडी देश भर में अलग अलग लेवल पर इस पे कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप इस स्टेप को? देखिए, अगर तो सब चीज़ें जस्टिस के साथ होती जम्मू कश्मीर के अंदर तो शायद आज एक ही दम इतनी ज़्यादा ये नहीं होती, चेंजेस नहीं आती। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिक्स चलती रही 70 सालों से, अब उसकी एक लिमिट हो गई कि आपने एक के बाद एक कैटेगरी को एक्सक्लूड करने का ये पूरी मुहिम चला दी जम्मू कश्मीर के अंदर। आप देखिए जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ऑफ विमेन राइट्स 48, 49, ये पूरी तरह से बताते हैं कि भाई विमेन को किस तरह से क्या राइट्स मिलने चाहिए। या जो रिफ्यूजी कन्वेंशंस हैं 50s की, वो पूरे बताते हैं कि हु आर द रिफ्यूजीज एंड उनको हु आर द माइग्रेंट्स एंड हु आर द डिस्प्लेस्ड पर्सन्स और उनको क्या उनके राइट्स मिलने चाहिए उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकारों के सिर पे उस समय जूं तक नहीं रहेंगी और अपनी पॉलिटिक्स में वो सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स होता रहा। एक एलिट आया, दूसरा एलिट गया, पहला एलिट गया, दूसरा एलिट आया, है ना। लेकिन अब एक बार जब एक पाप का घड़ा भर जाता है तो मुझे लगता है कि फिर कभी ना कभी तो न्याय होता है। अब आप ये देखिए कि ये जो तबके जो 70 सालों से सफरर्स हैं, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज, वो तो जब भारत एक था, जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, वो तो तब भी भारतीय थे, और जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ उन्होंने तब भी भारत में रहना चूज किया। वो पाकिस्तानी कब से हो गए? हम उनके नॉमेनक्लेचर के आगे पाकिस्तानी क्यों लगाते हैं? हु आर द पर्सन जिन्होंने उनको ये नाम दिया, है ना। तो कुल मिला के वो उनकी आइडेंटिटी बन गई। आज भी हम उन्हें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज कहते हैं, है ना। तो उनको डिनाई किया गया। आज भी वो जिन तरह की बस्तियों में रहते हैं या वाल्मीकि जिस तरह की बस्तियों में रहते हैं, तो आई एम श्योर कि हम में से कोई भी वहाँ जाएगा तो कोई भी ह्यूमन राइट की जो ब्रिगेड है जो देश विदेश में घूमती है और कई बार तो जम्मू क्रॉस करके आगे भी पहुँच जाती है, कभी उसको जम्मू में भी लैंड करना चाहिए था। कभी उसको जम्मू में रुककर जम्मू में जो इतनी सारी, और ये कैटेगरीज कोई बहुत दूर दराज नहीं है कि मैं बोलूँगी कि किश्तवाड़ के मड़वा एरिया में ये लोग रहते हैं, ये गांधीनगर में रहते हैं, ये आरएसपुरा में रहते हैं, महिलाएं तो सब जगह रहती ही हैं, गोरखास ये यहाँ रहते हैं, है ना, यूनिवर्सिटी के बैक साइड पे रहते हैं। तो ये सब लोग तो हार्ट ऑफ द सिटी में रहते हैं, पर इसके ऊपर कभी कोई लीडर नहीं बोला और किसी भी मीडिया पर्सन तो जो कश्मीरी सेंट्रिक पार्टीज है उनको एक चीज़ का डर हमेशा सताता रहता है कि डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट था जो महाराजा ने अपने समय में लाया था पीआरसी को लेके। मैं चाहता हूँ उस पर आप ज़रूर रोशनी डालें क्योंकि आपने इसमें पढ़ा हुआ है, आप थोड़ा सा पब्लिक को भी अवेयर करें। और दूसरा ये पॉइंट की जो डेमोग्राफिक की बात की जाती है उसको लेकर आपको आने वाले दिनों में क्या लग रहा है, क्या वाकई में डेमोग्राफी चेंज होगी या खाली एक हवा है? आपने महाराजा की बात की, तो महाराजा हरी सिंह जो हमारे चौथे और आखिरी रूलर थे प्रिंसिपल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के, मैं सबसे पहले तो उनको थैंक्स भी करना चाहूँगी कि वो बहुत ही प्रोग्रेसिव रूलर थे।
अपने टाइम पे उन्होंने बहुत ही ऐसे कानून बनाए जो हमारी सेंटर ने बहुत लेट बनाए, यानी कि ही वॉज वेरी बहुत दूर का सोचते थे वो। और उन्होंने, जैसे कई बार इल्ज़ाम ये डाला जाता है कि महाराजा ने जी ये स्टेट सब्जेक्ट शुरू किया। हाँ, महाराजा ने किया। 1932 में महाराजा ने जून के अंदर ये नोटिफाई किया था। अब अगर हम महाराजा का डॉक्यूमेंट पढ़े जो स्टेट सब्जेक्ट का है, तो उसमें उन्होंने 4 क्लासेस की बात की, क्लास 1 2 3 4। उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाराजा का जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ था वो बिल्कुल भी जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड नहीं था। महाराजा ने महिला और पुरुष की कोई बात नहीं की थी। हाँ, महाराजा ने उस समय जो उनको लगा कि भाई बाहर के लोग हैं, जैसे आपने कहा लैंड को सेव करने के लिए, ऐसा किया। लेकिन महाराजा ने उसी स्टेट सब्जेक्ट लॉ के अंदर 2 टर्म्स का इस्तेमाल किया था, इजाज़तनामा और रियायतनामा। ठीक है, यानी कि जो बाहर के लोग जिनको लगता है कि वो जम्मू कश्मीर में सर्व करना चाहते हैं, उनको इजाज़त दी जाती थी कुछ सालों के लिए, जैसे 10 साल का टाइम। उसके बाद अगर वो अच्छी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करते थे तो वो महाराजा से वो रिक्वेस्ट करते थे, और फिर महाराजा ने ये भी प्रावधान लिखा था कि उनको रियायतनामा के तहत यहाँ का बाशिंदा घोषित कर दिया जाए। लेकिन जब भी हम डोमिसाइल की बात करते हैं या पीआरसी की बात करते हैं, तो महाराजा के ऊपर सिर्फ एलिगेशन क्यों लगाते हैं? अरे भाई, हम उसका कागज़ पढ़ तो लें कि उसने लिखा क्या है। तो महाराजा ने कभी भी जम्मू कश्मीर की बेटी और बेटा, इसकी कोई बात नहीं की कि भाई बेटों को आप सारे अधिकार दे दें और बेटियों से आप सारे अधिकार छीन लें। ऐसा महाराजा का लॉ कभी भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं था। और रंजीत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब महाराजा का समय था तब हम एक प्रिंसली स्टेट थे, तब हम एक रिपब्लिक नहीं थे। और आप देखिए कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। समय के साथ साथ जैसे हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वैसे ही हमारे लॉज भी चेंज होते हैं और होने भी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो जब हम आज़ादी के बाद हमने सारे कानून बदले, वो तो कानून महाराजा वाले नहीं थे ना। और अगर हमने सब कानून बदले तो स्टेट सब्जेक्ट का हम हर बार महाराजा को जिम्मेवार ठहराएं, मुझे लगता है कि ये भी एक नीच किस्म की पॉलिटिक्स है जो हमारे लीडर्स करते हैं। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग सच वर्ड, बट वो करते हैं, है ना। तो महाराजा उस समय की जो तत्कालीन जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए, या उस समय की जो रिक्वायरमेंट थी, जो कंडीशन थी देश भर की, वैसे महाराजा ने कानून बनाए। लेकिन आज से 100 साल के बाद हम वही कानून चलाते रहें, ऐसा वो भी जस्टिस नहीं है। तो दूसरा मेरा उसी पे पॉइंट आपको था कि जो डेमोग्राफिक को लेके जो ये हवा है या एक्चुअल में ग्राउंड में कुछ ऐसा होने वाला है, को लगता है कि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर आकर बस जाएंगे, उसको लेकर क्या जो हिंदू मुस्लिम ये चल रहा है? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जब भी हम जम्मू कश्मीर को समझते हैं तो हम उसे पोलराइज्ड व्यू में समझते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, है ना, कश्मीर वर्सेस जम्मू, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। मुझे लगता है कि हमें इस तरह से लीडर्स को ऐसा सूट करता होगा, आई एम श्योर, इसीलिए वो करते हैं। लेकिन मैं एक अकेडमिशियन हूँ और एक स्कॉलर होने के नाते मुझे लगता है कि हमें इस तरह से भावुक होकर नहीं सोचना है जम्मू कश्मीर के बारे में या किसी भी विषय के बारे में जिस पे हम शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर, आपको पता है जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ तो कुछ लोग नेचुरली, कुछ मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए और कुछ यहाँ रहे। अब जम्मू कश्मीर में तो पहले भी जब महाराजा गुलाब सिंह का या उसके बाद जो उनके सक्सेसर्स रहे और हरि सिंह तक, तो पॉपुलेशन तो मुस्लिम मेजॉरिटी थी और अच्छे से स्टेट रूल होती थी। दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल और बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट थी, राइट। लेकिन अब ये जो एक डेमोग्राफी का नया चर्चा, ये जो पॉलिटिशियंस के द्वारा ही लोगों के कानों में पहुंचाई जा रही है कि डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, तो भारत देखा जाए तो वैसे तो मेजॉरिटी इसमें हिंदूज की है देश भर में, लेकिन फिर भी हमने माइनॉरिटीज़ के लिए कई सारे रिजर्वेशंस रखे हैं, कई सारी। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिए देश भर में माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इट्स अदर वे राउंड, राइट। और इधर भी माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी में है, जिनका नंबर एक्चुअल माइनॉरिटी में, उनको नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि हमें, जब हम फैक्ट्स की बात करें या अगर हम शोध रिसर्च की बात करें, तो हम ये भूल जाएं कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम राइट हैं, लेफ्ट हैं, सेंटर हैं, व्हाटएवर वी आर। हमें फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए और वो डेमोग्राफी शिफ्ट हो या ना हो। आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों के ड्यू शेयर थे उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जी जी, है ना, उनको तो मिलना ही चाहिए। जो लोग इतने सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, क्या हम उनको जम्मू कश्मीर में रहने के अधिकार नहीं देंगे? जिनके साथ वायदा किया गया था, जो राणा सांसी गुरदासपुर से उठ के यहाँ पे वाल्मीकि आए थे, क्या हमें उनको उनके ड्यू अधिकार नहीं देने चाहिए? वो तो काफी पहले दे देने चाहिए थे, काफी पहले दे देने चाहिए थे। तो ये तो कोई चर्चा ही नहीं है। आखिर देश में ऐसा क्या हो रहा है जो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा?
अच्छा, जम्मू कश्मीर में अगर मुस्लिम मेजॉरिटी इतनी सालों से थी, है ना, इतनी दशकों से थी, तो क्या हो गया? हम तो अच्छे से रह रहे हैं, एक कम्युनल हार्मनी से रह रहे हैं, हमारे कई सारे मित्र मुस्लिम हैं, कई सारे हिंदू हैं। तो अगर मान लो कुछ बराबर जनसंख्या हो गई, वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अब पता नहीं ऐसा लोग क्यों सोचते हैं इतना नैरो, और अगर ऐसा हो भी गया तो फिर भी हार्मनी रहेगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बोलते हैं कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, अगर हो गया तो ठीक है, कश्मीर में आके कोई नहीं बसेगा, जम्मू वालों को बहुत नुकसान होगा। ये देखिए, ये सब पॉलिटिकल लीडर्स की अपनी स्टेटमेंट्स रहती हैं। मैंने आपसे कहा कि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और ये जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है एक्चुअली स्टेट के अंदर, आम व्यक्ति चाहे वो घाटी का है चाहे वो जम्मू का है, वो इससे खुश है। लेकिन जो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो वाकई में 370 की आड़ में सच में जो स्पेशल थे, और अभी आपने देखा ही है कि जो ये अभी कई सारी चीज़ें सामने आई हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई सारी चीज़ों को सामने लाया भी है, तो उन लोगों को तो दिक्कत होगी जिनका गोरखधंधा चलता था, जिनका इसमें एक्चुअल में बेनिफिट होता था। लेकिन आई एम श्योर कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इसमें सफ़रर थी। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास पर्सन जो इसमें सफ़रर था, उसे हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए लड़ना झगड़ना पड़ता था, गिड़गिड़ाना पड़ता था। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं होगा। 370 से पहले जो लॉज, प्रोग्रेसिव लॉज पूरे देश भर में लगाए जाते थे और बाकी के 27-28 स्टेट्स में लगते थे, लिखा जाता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। दिस लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज में जो है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। वाई? अगर देश भर में हम प्रोग्रेसिव लॉज लगा रहे हैं, दिल्ली में लगा रहे हैं, मुंबई में लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, वाई एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर? बिकॉज यू वाज स्पेशल पीपल। व्हाट इज दिस स्पेशल ऑल अबाउट? अभी रिसेंटली मेरी एक स्कॉलर है जो 73rd अमेंडमेंट पे काम कर रही है, और वो उसका मानना है कि मैम हिमाचल और जम्मू कश्मीर की पंचायत के बीच में कंपैरिजन कर रही है। और वो मुझे बताती है खुद आकर के, वो खुद किश्तवाड़ से है, और वो मुझे बताती है कि किस तरह से जम्मू में 73rd अमेंडमेंट ना होने की वजह से ग्रास रूट पे डेवलपमेंट है ही नहीं है, वो डेमोक्रेसी नाम की है। और ऑन द अदर हैंड हम हिमाचल का अगर देखें तो इतना वंडरफुली दे आर परफॉर्मिंग, लेडीज आर सो वेरी वेल अवेयर, और यही इसका इसी पे मैं महिलाओं पे ही आपने आज हमने चर्चा स्टार्ट की थी, तो उसी पे कहूँगा कि जो रिमोटेस्ट एरियाज़ हैं, जहाँ की औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनको लेकर जो, वो तो अपने लॉज के बारे में जानती नहीं है, वो तो किसी इस पे पता नहीं है उनको कि वो कैसे उसको अवेल करें। लगता है आपको कि डोमिसाइल्स ये जिस प्रकार से अब आने वाले दिनों में ये मिलेगा, कुछ चेंजेस आएंगी ग्रास रूट पे और डेवलपमेंट लेवल पे भी, क्योंकि अब आप सीधा डायरेक्ट सेंटर के साथ आपका रब्ता है, वहाँ से हुकूमत डायरेक्ट होती है। क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए, इन सब जो ये पिछले 2 सालों की जो ये क्रम में जो चीज़ें हो रही हैं, इनसे तो हम सब पॉजिटिवली वी आर होपिंग कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो जम्मू कश्मीर की होगी। और जहाँ तक कि फारफ्लंग एरियाज़ की महिलाओं का सवाल है, तो हाँ, ये एक फैक्ट है कि अभी भी हमारी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती हैं, अपने अधिकारों के बारे में भी अवेयर नहीं हैं। तो हम लोग, मेरे कुछ स्टूडेंट्स, हम लोग और हमारे कुछ जो जानकार हैं, लॉयर, हम ऐसे कई लीगल अवेयरनेस कैंप्स भी लगाते हैं और कई जगह जाके कुछ एरिया अडॉप्ट करके उसमें काम भी करते हैं, उनको अवेयर भी करते हैं। अवेयरनेस इज़ ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस, बट येस, हमारी सेंटर और हमारी स्टेट को मिल करके इसमें हाथ से हाथ मिला करके एक इसको बनाना चाहिए, एक मुहिम के इट्स काइंड ऑफ एक मूवमेंट के रूप में एक अवेयरनेस जो है वो ग्रॉस रूट तक पहुंचानी चाहिए, एंड आई एम पॉजिटिवली होपिंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ये थे डॉक्टर श्रेया बख्शी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के। आज ख़ास बातचीत इनके साथ हमने की, इनका काफ़ी वक्त भी हमने लिया और जो रोशनी इन्होंने डाली, इनका कहना है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का जिस प्रकार से डोमिसाइल्स को लेकर अब डोमिसाइल्स नोटिफिकेशंस आ गई हैं, आने वाले दिनों में जो 70 साल का जो इंतज़ार था महिलाओं को, जिनका अपने हक से वंचित किया जाता था, यहाँ बहुत बड़े समाज में जो लोग रहते थे, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़, POJ के वाले और इसके अलावा वाल्मीकिस, इन लोगों को जो है वो हक मिलेंगे जो 70 साल से वंचित किए गए थे। और इन्होंने काफ़ी जो है सराहना की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है जो जम्मू कश्मीर के लिए डोमिसाइल्स की जो नोटिफिकेशंस इशू की हैं। आने वाले दिनों में हम आपको और भी न्यूज़ से अपडेट करेंगे। तब तक रंजीत ठाकुर और वीडियो जर्नलिस्ट राजू सिंह को दी इजाज़त। थैंक यू सो मच।